धर्म प्रेमी साथी श्रोताओं को संबोधिष्टि का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन चरणों में मैं करूं नमन। पंच परमेष्ठी देव के समक्ष हृदय की असीम आस्थाओं सहित मेरा भाव वंदन। आप सभी के अंतर्दय में विराजित परमात्मा तत्व को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धाशील उपासकों, म्लेच्छ की बात और लकुच की बात, काल म्लेच्छ और लकुच दोनों आमने सामने डटे हुए हैं। आपको याद होगा वो युद्ध वो कैसा है, और लकुच जो है, लकुच के बारे में आप जान ही गए हो कि वो कितना सुंदर, कितना वीर बहादुर और कैसा था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा गुण क्या था? रति और अति दोनों से वो अलग था। रोम 3.5 करोड़ ज्ञानी ने बताए जोड़, दौड़ दौड़ बैठे 2.25 रोग एक पर, शीत उष्ण कफ वात बीमारी से उत्पात, एक मिले इनकी बात दिखे रूप सुंदर, साता वेद नियम रति असात से अरति, मूढ़ मति बांधे पाप दोनों के ही अवसर, अच्छे बुरे में ना पचो रति अरति से बचो, मुक्तिपुर पहुँचो कहलाते हो चतुर नर, अच्छे बुरे में ना पचो कहलाते हो चतुर नर। ये सवैया जो ज्ञानी भगवंतों की वाणी है उसके अनुसार बनाया गया। इसमें बताया कि हम जब हमारे 3.5 करोड़ रोम हैं शरीर में, और अगर हम देखें, गिनती करें तो एक एक रोम में लगभग 2.25 रोग हैं। हर एक रोम पर रोग बैठे हैं, 2.25 रोग। कब कौन सा प्रकट हो जाए हमारा असाता का उदय आने पर नहीं पता ना। और जब कोई रोग आ जाता है, असाता वेदनी का उदय होता है, और उस समय हम हाय हाय करते हैं, और साता मिलने पर बड़े फूल जाते हैं, बड़े बेभान हो जाते हैं। तो दोनों रति और अरति दोनों ही त्यागनी है, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हम चतुर हैं, चतुर कहलाते हैं सब योनियों में, सब प्राणियों में, सब जीवों में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, शिक्षा है, धर्म है, गुरु हैं उसके पास अपने आगम हैं, गुरुवाणी है, जिनवाणी है, और उसके अनुसार चलने का उसको विवेक भी है। तो मनुष्य अपने इन सब गुणों से सबसे ऊपर अपना स्थान बनाता है। तो रति अरति से भी उपरत होना बहुत ज़रूरी है, और वो गुण है हमारे कथानायक लकुच में। अब स्थिति क्या बन रही है कि आमने सामने डटे हुए हैं दोनों सेनाओं के जो सेनापति हैं। एक तो म्लेच्छों की सेना है, उसका सेनापति है काल म्लेच्छ, और इधर
राजा धनवर्मा की सेना है, जिसका सेनापति कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है, युवराज लकुच। तो वो कहने लगा, काल मलेच्छ टोन कसने लगा और कहता है, अरे जा, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जा, तेरे बचपन की नादानी छोड़कर, नादानी समझकर मैं छोड़ रहा हूँ तुझे, बख्श रहा हूँ तेरी जान। एक प्रहार भी तो तू मेरा सह नहीं सकेगा। मैंने जरा सा भी कुछ अगर तेरे ऊपर हाथ मारा तो तुम उसी में मर जाएगा। जैसे कि कहते हैं ना, सामने टिड्डे की तरह, चीते की तरह मसल दूंगा, ऐसा भाव है उस काल मलेच्छ का। और इस प्रकार से कहने लगा। और लकुच क्या डर गया वो? नहीं, वो अभी बच्चा है, किशोर अवस्था में है, कभी किसी युद्ध में गया नहीं, पहली बार ही ऐसे निर्दयी, नीच, अन्यायी, नृशंस व्यक्ति से उसका सामना पड़ रहा है, मलेच्छों के मुखिया से, जिससे कि यम भी घबराता है। पर लकुच बड़ा निडर है, उसे खौफ नहीं है बिल्कुल। कैसे उसको घूरने लगा, लकुच कैसे घूर रहा है, जैसे गरुड़ नागराज को घूरता है। और इस पे एकटक दृष्टि लगाकर लकुच कहने लगा, अरे कायर, युद्ध के मैदान में आकर जबान की कैंची मत चला, शब्दों से नहीं शस्त्रों से बात कर। वो भी एक ही शब्द, एक ही वाक्य जो उसने लकुच ने कहा, वो ही ऐसा कह दिया। तो भिन्नाया गुस्से में म्लेच्छ बड़ा ही, एकदम से फिर चालू की लड़ाई, एकदम से फिर चालू की लड़ाई। लकुच के जवान थे सारे आन बानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। सेना के 3 हिस्से लकुच ने किए थे, तीनों दिशाओं में तैनात किए थे, तीनों दिशाओं में तैनात किए थे। चौथी तरफ से करता खुद मार तूफानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। जैसे ही लकुच ने कहा, अरे तेरे शस्त्र कहाँ गए, जबान चल रही है, युद्ध के मैदान में तो शस्त्र चला, जबान मत चला। ये सुनकर तो उस काल मलेच्छ को बहुत जोर से गुस्सा चढ़ा, और उसने गुस्से में भिन्ना के और कहा, शुरू कर दो वार, एकदम से चारों तरफ से वार। लेकिन लकुच के जो जवान थे वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे लकुच की सेना वाले। लकुच ने आने से पहले ही, यहाँ पहुँचने से पहले ही सारा इंतजाम पक्का किया था। बड़ी चतुराई से, बड़े दिमाग से उसने रचाया था सारा प्लान, सारी योजना कैसे बनाई थी, उसको कहते हैं व्यूह रचना। सेना का संचालन सेनापति करता है, और उसकी व्यूह रचना जितनी तगड़ी होती है, जितनी मतलब निर्दोष होती है, जितनी बढ़िया होती है, उतना ही वो जीतने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो लकुच भी हालांकि था तो बच्चा, अभी पहला युद्ध था, लेकिन उसने कलाएं सीखी थी, विद्याएं सीखी थी, युद्ध संचालन में बड़ा होशियार था वो। हाँ, प्रैक्टिकल मौका पहली बार मिल रहा था, पर वो दिमाग में सब कुछ था उसके। तो उसने क्या किया, अपनी सेना के 3 हिस्से करके और 4 हिस्से किए, मतलब 3 हिस्सों को तो उसने 3 दिशाओं में मतलब तैनात कर दिया, उनको 3 दिशाओं में अलग अलग लगा दिया, और चौथी जो दिशा थी वहाँ खुद सेना के सहित तूफानी मार करता हुआ वहाँ पे वो डटा हुआ था। तो मलेच्छ जो थे ना, वो तो आमने सामने का युद्ध जानते थे, उनको ये रचना वचना तो आती नहीं थी, सेना की व्यूह रचना।
अनाड़ी थे वो तो इस मामले में, और ऐसी लड़ाई तो उन्होंने कभी लड़ी नहीं थी। वो तो मार काट ऐसे यही सामने जाते, सामने खड़ा है उसको मारो बस। व्यूह रचना क्या होती है, युद्ध संचालन क्या होता है, उन्हें कुछ इस चिड़िया का तो नाम भी नहीं पता था। सामने का युद्ध करते थे वो, और वो यहीं मात खा गए। 3 तरफ से तो वो मार हो रही थी और चौथी तरफ से लकुच, चारों तरफ से वो जो म्लेच्छ थे वो गिर गए थे। बाण अचूक तीखे म्लेच्छों ने छोड़े, युवराज की सेना के मुख मोड़े, युवराज की सेना के मुख मोड़े। तभी 3 तरफ गिरे आई परेशानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। सेना भागती देखी म्लेच्छ घबराया, लगा कांपने तन पसीना भी आया, लगा कांपने तन पसीना भी आया। चतुर प्यास मेटे बहते देख के पानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। अब जैसे ही म्लेच्छों ने लड़ाई चालू करी, और सामने कौन था? लकुच, युवराज सेनापति। उसने उस जवाब दिया, और उधर 3 तरफ से वो जो घिरे थे म्लेच्छ, जहाँ 3 तरफ उसने अपनी सेनाएं तैनात कर रखी थी, वहाँ से भी शस्त्र चलने लगे। अब सब तरफ से शस्त्र चल रहे हैं, म्लेच्छ किधर मुकाबला करें समझ नहीं पड़ी उनको, क्योंकि वो तो अनाड़ी थे इस तरह की रचना करने में। तो वो तो सेना भागने लगी। अब जब भागने लगी सेना म्लेच्छों की, तो जो उनका सेनापति का मुखिया था काल म्लेच्छ, उसने रोका, अरे मत भागो, अरे रुको रुको। लेकिन जान सबको प्यारी होती है, कायर को भी तो जान प्यारी है, तभी तो वो भाग रहा है ना। तो सेना नहीं रुकी। अब काल म्लेच्छ सोचे, अब क्या करूं मैं? तो बहता पानी है, प्यास बुझा लूं, अर्थात इस समय जो करूं। उधर लकुच सोच रहा है कि अब लोहा गर्म है, इस समय ही चोट करूंगा तब काम चलेगा। उसने तो पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे वो हड़बड़ाया ना काल म्लेच्छ, सारी सेना भाग रही है, उसके पीछे हो रही है, और घबराना तो स्वाभाविक है ना। तो जैसे ही उसने हड़बड़ाया हुआ देखा काल म्लेच्छ को, पहले से तैयारी कर रखी थी, फंदा बनाया और रस्सी उसकी गर्दन में फेंक कर और फंदा खींच लिया। गिरा म्लेच्छ नीचे, सेना उसकी भागी, लकुच के तो पाप अथवा पुण्य मानी जागी, लकुच के तो पाप अथवा पुण्य मानी जागी। म्लेच्छों से जीत गई जवानी दीवानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। घोड़े से गिरते ही बंधन कसे थे, म्लेच्छ को दिन में तारे दिखे थे, म्लेच्छ को दिन में तारे दिखे थे। छोटे से मच्छर से हार पड़ी खानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। जैसे ही फंदा बना के और उसने फेंका रस्सी को, वो फंदा म्लेच्छ की गर्दन में जाके कस गया और म्लेच्छ घोड़े से नीचे गिरा तो फंदा और कसा, गर्दन भिजी, सांस रुकी। म्लेच्छ के जो है ना शरीर में तड़फन हो गई, और सेना तो भाग गई म्लेच्छ की, क्योंकि सेनापति जब मुखिया हार जाता है, बंधन में आ जाता है, तो सेना तो भागेगी। अब लकुच के तो पुण्यमानी जगी,
यहाँ शब्द आया कि लकुच के पाप जगे या पुण्यवानी जगी। हाँ, ये शब्द आपको लगा होगा कि क्या कह दिया। इसका रहस्य आपको अभी पता चलेगा आगे आगे। हाँ, तो लकुच के पाप कैसे जगे। दिख तो ये रहा है कि पुण्यवानी जाग रही है, क्योंकि वो जीत गया है मलेच्छों से। छोटा सा बच्चा मच्छर से हार गया काल मलेच्छ। उसके तो दिन में तारे नजर आ गए। पर यहाँ पे ये क्यों कहा कि लकुच के पाप जगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब हमें कहीं पर अनुकूलता मिलती है, विजय होती है, सफलता मिलती है, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं ना। लेकिन वो हमारा खुश होना क्या पाप का उदय है या पुण्य का उदय है। चकरा गए। अरे पुण्य का उदय है ना, पाप का कैसे। नहीं दोस्तों, यहीं पर तो हम चूक जाते हैं। हमारी कोई भी जीत, हमारा कोई भी उल्लास हमें कहाँ गड्ढे में ढकेलने वाला है, हम ये नहीं जानते। अनजान होते हैं हम। वही हाल लकुच का हो रहा है। प्रकृति में तो क्या दिखाई दे रहा है, सामने तो दिख रहा है कि लकुच जीत गया, इतने बड़े काल मलेच्छ पर उसने विजय प्राप्त करी है, जय जयकार हो गया। और धनवर्मा की तो छाती चौड़ी हो गई, नयनतारा रानी भी फूली नहीं समा रही है। जयकार करती हुई उसकी सेना उज्जैनी नगरी में पहुंची है। और राजा ने अपने बेटे को खूब गले से लगाया कस के। बड़ा अभिमान हुआ उसको, ऐसा मेरा पुत्र है। और उसने जो है ना कहा, बेटा मांग, तुझे जो मांगना है, आज खुले दिल से। पद, अधिकार, वैभव सब है मेरे पास, रिद्धि सिद्धि सब है मेरे पास, धन वैभव, चाहे जो मांग ले। कुछ तो मांग मेरे पुत्र, आज तू मांग ले, कुछ भी मांग ले मेरे से। तो लकुच ने क्या कहा, पिताश्री मुझे तो बस एक ही बात, एक ही चीज़ मांगता हूँ, मेरे पे कोई बंदिशें ना लगाना। बस मुझ पे बंदिशें ना लगाना, कुछ भी कोई ना लगाए मेरे पे कोई बंदिश, मेरे पे कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई रोक टोक नहीं मेरे साथ, कोई भी ना करे, बस मैं यही चाहता हूँ। राजा ने कहा, अरे ये क्या मांगा। पुत्र रोक टोक का तू काम न करता, क्षत्रिय अपने वचन से न फिरता, क्षत्रिय अपने वचन से न फिरता। 7 खून माफ तुझे बोले भूपवाणी, ऊंची नीच लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीच लहरों सी लकुच की कहानी। राजा धनवर्मा ने कहा, अरे पुत्र क्या मांगा तूने, तेरे कोई रोक टोक ना हो, तेरे पर कोई पाबंदी अंकुश ना लगे, बस इतनी सी बात। अरे बेटा तो ऐसा काम ही नहीं करता कि रोक टोक करनी पड़े, कि तेरे पर कोई नियम मर्यादा लादनी पड़े। और मैं तो अपने वचन से फिरने वाला नहीं, मैंने तुझे वचन दे दिया, जो मांगेगा वो मैं दूंगा। जा बेटा, तुझे 7 खून माफ है, तू जो करे, प्रजा में, घर में, महल में, कहीं भी तू हो, तेरे सब कार्य जो है वाजिब कहलाएंगे। तेरे पर कुछ भी, तेरे पे कभी भी अपराध नहीं माना जाएगा। जा, मैंने तुझे वचन दिया। सबके सामने लकुच को ये प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये अनुकूलता, ये सफलता, अतिशय सफलता, अप्रत्याशित सफलता लकुच के जीवन में, ये रति क्या गुल खिलाती है। हम रति और रति की बात कर रहे हैं ना, ये रति का प्रसंग लकुच के जीवन में जो आया,
पाँव डगमगाए सद्गुणी लकुच के, यौवन का जोश था सत्ता से बढ़ के, यौवन का जोश था सत्ता से बढ़ के, वासना के ज्वार को बढ़ाती जवानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, निरंकुश हो गया युवराज बिल्कुल, निमित्त भी जबरदस्त उसको गए मिल, निमित्त भी जबरदस्त उसको गए मिल, पुंगल अधेड़ उम्र युवा थी सेठानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। हुआ क्या, लकुच को वह राजा की ओर से पूरी खुली छूट मिल गई। युवराज तो था ही, अब साथ में ये भी प्राप्त हो गया निरंकुश। अब वो तो बड़ा ही, कोई सीमा नहीं रही, कोई डर नहीं रहा, कोई मर्यादा नहीं रही, और राजपद सत्ता सब कुछ था उसके पास, धन वैभव सब था, और ये अधिकार तो था ही पहले से। अब राजा की ओर से भी खुली छुट्टी मिल गई, ऐसा वरदान मिल गया, तो बिल्कुल ही खुला निरंकुश हो गया युवराज लकुच। कहीं भी घूमता, कुछ भी करता, और जवानी तो दीवानी होती है। अगर धन वैभव सत्ता पद अधिकार इनमें से एक भी मिल जाए, जवानी में जवानी भी मिल जाए, अकेली जवानी ही, अकेला यौवन का जोश ही इतना बर्बाद कर देता है अगर उसको काबू में ना रखा जाए। और जब सत्ता पद वैभव अधिकार जवानी सब साथ में मिल जाए, तब तो कहना ही क्या, उसका सर्वनाश होते देर नहीं लगती। लकुच का भी यही हाल हुआ, और फिर निमित्त भी तो मिल गया। क्या निमित्त मिला? उसी नगरी में, उज्जैनी नगरी में एक पुंगल नाम का सेठ था। पुंगल, उसने अधेड़ उम्र में शादी की थी, यानी अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़की से उसने शादी की थी। अब वो अधेड़ हो गया था, उम्र उसकी काफ़ी हो गई थी, और सेठानी जो थी ना, वो तो अभी जवान थी, सुंदर थी। तो एक बार लकुच का उससे सामना हो गया। एक तो वो युवा थी, सुंदर थी, दूसरी विषैली नागिन जैसी थी, सचमुच। हाँ, स्त्रियों की किस्में बताई हैं, अलग अलग प्रकार बताए हैं स्त्रियों के, शंखिनी, डोंकिनी, पद्मिनी, हंसिनी, अलग अलग प्रकार बताए हैं, लक्षण बताए हैं स्त्रियों के। और उसमें क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे उसका व्यवहार होता है, वो सब आया है ग्रंथों में। तो नाम था उसका, पुंगल की जो सेठानी थी ना, उसका नाम था नागश्री। और वो सचमुच थी भी ऐसी ही, नागिन जैसी, जहरीली नागिन जैसी थी। नागश्री सचमुच विषैली थी नागिन, दिख गया उसको लकुच सुदर्शन, दिख गया उसको लकुच सुदर्शन। कौन रोकता, दोनों करे मन मानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। एक दिन लकुच घूम रहा था घोड़े पर सवार, और वो नागश्री सेठानी, उसने अपनी खिड़की में से सुंदर नौजवान युवराज लकुच को देखा। अब तो लकुच को सभी जानते थे, है ना, और वो तो फिर सेठानी थी। तो उसने लकुच को जो देखा, और बस उसने सोचा इसको अपने रूप चाल में फंसाऊं। उसने जो है ना अपनी दासी से कहा, चुपचाप, विश्वस्त दासी थी, उसको कहा, जा इस पुरुष को मेरे पास ले आ। और लकुच जब उस नागश्री से मिला, हालांकि उसकी उम्र की नहीं थी, उससे तो उम्र में बड़ी थी वो बहुत, लेकिन
चालू बहुत थी, वेश्या की तरह थी। तो उसने अपने रूप जाल में, शब्द जाल में, पता नहीं कौन कौन से जाल में लकुच को फांस लिया। लकुच इस मामले में तो अभी बच्चा ही था ना, तो वो फंस गया उसकी बातों में और उसके साथ पूरा आसक्त हो गया। अब लकुच का क्या बनेगा, ये उसके जीवन में जो एक अनुकूलता आई थी अनुकूलता, उसने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की थी, ये अनुकूलता, ये रति उसके जीवन में क्या लाएगी, क्या उसको खेल दिखाएगी, क्या उसके जीवन में कैसी लहरें उठेंगी, क्या तूफान आएगा। दोस्तों, हम ये सब बातें सुनेंगे और बहुत जल्दी मैं आगे आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। अगले मीटिंग में आऊँगी, तब आप बात करेंगे। तब तक के लिए शंभू